जैसे सिनेरियो है उसमें जोधपुर एयरबेस कितना रेडी है? जोधपुर एयरबेस, जैसे आपको प्रेजेंटेशन में बताया था कि एयरफोर्स हमेशा रेडी रहता है। ठीक है, तो हमारा जो रिएक्शन टाइम है वो घंटों में है। ठीक, सो अगर पॉलिटिकल डिसीजन हो तो हम हमेशा रेडी रहते हैं। तो उस हिसाब से हमारे सारे यूनिट्स तैनात हैं और तैयार हैं। कोई भी जो आदेश मिले हम उसके लिए तैयार हैं। जो क्रॉस बॉर्डर जो भी सिचुएशन है उसके हिसाब से आपके सामने कितने चैलेंजेस है यहाँ पे जोधपुर? क्योंकि लार्जेस्ट एयरबेस है। तो क्रॉस बॉर्डर के सिचुएशन को देखते हुए आप जैसे इस साल एक घटना हुई थी, बैलून आया था, आपका रिएक्शन भी अच्छा था, उस समय रिस्पॉन्स भी अच्छा था। तो आपके सामने चैलेंजेस कितने हैं उसको? चैलेंज ये है कि ये एक्टिव एरिया है। दो और तीन एक्टिव एरियाज जो इस एरिया में, एक तो जम्मू एंड कश्मीर है, राजस्थान है, गुजरात है। सो अगर ये देखिए पूरा वेस्टर्न बॉर्डर है तो उसमें हमारी अहम भूमिका है, क्योंकि जो अगर यहाँ की ज्योग्राफी आप देखें तो इस हिसाब से जैसलमेर जोधपुर एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, रेगिस्तान एरिया जो होता है, मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स आर्मर के हिसाब से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो उस हिसाब से ये बेस जो हमारा है, चूँकि इस एरिया का सबसे लार्जेस्ट बेस है, हमारे ऊपर बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो उसमें जो यूनिट्स हैं या जो भी हमें रोल दिया जाता है उसके लिए हम हमेशा प्रैक्टिस करते रहते हैं और हमेशा उस पे जितने भी एक्सरसाइजेज वगैरह जो होते हैं, तो जो चैलेंजेस हैं एयर से भी है, ग्राउंड से भी है, सिर्फ एक सी से नहीं है। यहाँ पे जो गुजरात में वो भी चैलेंज है गुजरात में। तो ये जो कंटिजेंसीज हैं ये हम हमेशा प्रैक्टिस करते रहते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा जब बलून वाला इंसिडेंट हुआ था उसमें हमारा रिएक्शन ऐसा था, क्योंकि हम हर रोज़ तो नहीं बोल सकते, बट हर महीने इसकी प्रैक्टिस होती है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारे जितने भी फोर्सेज हैं हमेशा तैयार रहते हैं। और ये रिएक्शन टाइम जो है, चूँकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, और ये जो सिचुएशन है जिसमें नो वॉर नो पीस टाइप सिचुएशन जो आता है उसमें हमेशा तैयार रहना पड़ता है हमें। ये हमेशा यहाँ जोधपुर में ही है सब जगह इस तरह से? नहीं, ये पूरे एरिया की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ जोधपुर की बात नहीं कर रहे। जैसे हमारे और भी बेसेस हैं, सेम सिचुएशन वहाँ भी है। क्योंकि हम तो आज एज अ कमांड और एज एयरफोर्स देखते हैं कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस हिसाब से हमारी तैयारी भी रहती है। ये इस तरह के जो बैलून जैसा मामला हुआ, इस तरह ये टेस्ट करने के हिसाब से होता है, रिएक्शन टाइम देखने के हिसाब से होता है, या इनका प्रॉक्सी होता है? ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब होता है उसके बाद ही पता चलता है किस लिए हुआ है। लेकिन जब एक्चुअली उस समय जो हो रहा होता है उस समय हमें ये नहीं पता है। अगर रडार पे कुछ दिखता है, ये सिविलियन एयरक्राफ्ट है या मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, कभी कभी मुश्किल होता है, कभी तो हम पता कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन वेरियस पैरामीटर्स जैसे वह होते हैं, लेकिन कभी मुश्किल होता है। तो इसीलिए हमारी जो रिएक्शन होती है हम हमेशा ये मान के चलते हैं कि इट कैन बी द वर्स्ट, और उससे अगर बेटर हो तो उसमें हमारे लिए एक पॉजिटिव वो है। नहीं तो हम हमेशा तैयार रहते हैं कि जो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। वर्तमान स्थिति में वैसे ही काफ़ी प्लान चल रहा है, काफ़ी अपग्रेड हो चुका है और वो फुली फंक्शनल एयरबेस है अभी। किसकी? हाँ, सब प्लान में है। कुछ आपके सामने हम माने ओपनली बोल नहीं सकते, लेकिन वो फुली फ्लेज्ड डेवलप्ड एयरबेस है। तो आज की तारीख में वहाँ पे सब कुछ हम कर सकते हैं। यहाँ सर कोई नई यूनिट आने का या नई यूनिट का ये होता है कि जब भी फॉर्मेशन होता है, एक तो ओपन सोर्स इन्फॉर्मेशन होता है, कुछ हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, और ये हमेशा चेंज होते रहता है डिपेंडिंग ऑन थ्रेट परसेप्शन, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, मिलिट्री सिचुएशन क्या है। सो फिलहाल जो हमारे पास यूनिट्स है वो आपको हमने बता दिया है। जैसे Su-30 आया था यहाँ पे 2011 में आया। हाँ, ऐसे कोई दूसरे एयरक्राफ्ट की यूनिट यहाँ ऐसे डिप्लॉयड होने की? डिप्लॉय तो कभी भी हो सकती है, क्योंकि एयरफोर्स की यही तो एक खूबी है कि हमारा जहाज तेजपुर में भी हो
उसको चंद घंटे में यहाँ पे आके पहुँच सकता है। सो अगर रिक्वायरमेंट होगी तो डिप्लॉयमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे प्लानिंग एक होता है, एक प्लानिंग के हिसाब से कंटिजेंसीज होते हैं, उस कंटिजेंसी के हिसाब से डिप्लॉयमेंट होता है। तो हमारी वो फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि हर बेस पे उतना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि हम कोई भी जहाज आता है उसकी देखभाल कर सकते हैं, या उसका सर्विसिंग या मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट वो कर सकते हैं, ऑपरेशनल जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो जहाज आने और यहाँ पे डिप्लॉय होने के लिए डिसीजन कुछ घंटों की बात होती है इसमें। अच्छा, ये सिविल एयरपोर्ट है, उसका एक्सपेंशन हो रहा है। हाँ, तो आपकी ओर से हमारी तरफ से पूरा सहयोग है इसमें। अच्छा। आप लोग मीडिया वाले सिर्फ बोलते रहते हैं कि हम कुछ कर नहीं रहे हैं या हम अपना कोऑपरेशन नहीं दे रहे हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप मीडिया में बोलते हैं हम कुछ बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा रिस्ट्रिक्शन होता है मीडिया से बात करने। लेकिन हम ये आप इस माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि आज की तारीख में हमारी कल भी मीटिंग हुई है इस पे, ठीक है। जितना भी पेपर वर्क या जितना, क्योंकि ये सब प्रोसेस में आप जानते हैं इसमें लीगल रिक्वायरमेंट्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स है, वो प्रोसेस और काम जो चल रहा है पूरे जोर से चल रहा है, ठीक है। और आज की तारीख में ना तो एयरपोर्ट अथॉरिटी को कोई हमसे शिकायत है, ना तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को कोई शिकायत है, ना आपको हमसे कोई शिकायत होनी चाहिए। ये कब तक शुरू हो जाएगा काम से? वो तो आप एयरपोर्ट अथॉरिटी से पूछिए, क्योंकि हमारी तरफ से कोई अभी इसमें ये नहीं है। जैसे उनको हैंडओवर करने का था, जैसे अभी ऐसा प्रोसेस है, एक बोर्ड ऑफ ऑफिसर हो रहा है। हाँ। वो डिसाइड कर रहा है कि ये ट्रांसफर ऑफ लैंड कैसे चलेगा। तो जैसे खाते होते हैं सब, वो सब अभी पढ़ी जा रही है, मेजरमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, वो सब हो जाएगा। हमने ऑलरेडी परमिशन दे दी है एयरपोर्ट अथॉरिटी को काम शुरू करने की। अच्छा। तो वो अपना प्लानिंग कर रहे हैं अभी, उनका प्लानिंग जैसे तैयार हो जाएगा, और हमारी तरफ से कोई उसमें ये डिले है नहीं इसमें। जोधपुर में जो नई सिविल फ्लाइट आ रही है, तो उसमें मॉर्निंग इवनिंग का आप स्लॉट देने को तैयार है? हम कभी भी, हमारी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शन अगर हो सकते हैं, डिपेंड करता है वो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट पे। जैसे रनवे में कभी होता है कि हमें सुबह सुबह इंस्पेक्शन करना होता है, तो उस समय हम फ्लाइट अलाउ नहीं कर सकते। सिमिलरली शाम को कुछ टाइम इंस्पेक्शन वगैरह करते हैं, बिकॉज अगर रनवे में कुछ ये कमजोरियां हो या कुछ रिपेयर करना हो तो उसके लिए कुछ टाइम लगते हैं। उसके अलावा हम हमेशा एकोमोडेट करने के लिए कोई नहीं, कोई पाबंदी नहीं है। सर, वायुसेना की तरफ से ILS सिस्टम लग रहा है, तो उससे फ्लाइटों में कितनी और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी? ILS सिस्टम से ये एडवांटेज है उसका कि अगर विजिबिलिटी कम हो, जैसे या बादल बहुत नीचे हो और रनवे नहीं दिखता हो, उसकी मदद से वो लैंड कर सकते हैं। तो ILS सिस्टम का यही बेसिकली एडवांटेज है कि खराब मौसम में भी जहाज यहाँ पे आ सकते हैं, और किसी को अभी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। जैसे कुछ दिन पहले हुआ था, अगर लाइट नहीं है तो जहाज लैंड करने से मना करते हैं, बिकॉज रूल्स हैं, DGCA के रूल्स हैं। तो वो सब मामले में अभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। तो हमारी तरफ से इनफैक्ट जो भी होगा, एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड हो रहा है, वो हमारे लिए भी अच्छा है, सिविल फ्लाइट्स के लिए भी अच्छा है। माफी के तहत और क्या हो रहा है प्लान? माफी के तहत पूरी लाइटिंग चेंज हो रही है। हमारी जो लाइटिंग हो रही है इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, जो एक्चुअली द बेस्ट एयरपोर्ट्स इन द वर्ल्ड जैसे हैं, जो उनके रनवे लाइटिंग, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग, अप्रोच, जैसे रेडियो बीकन्स वगैरह होते हैं, सारे लग रहे हैं। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड हो रहा है, बिकॉज ये सब करने के लिए पावर इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। तो ये सारा कुछ हो रहा है साथ में, और ये सारा कुछ होपफुली एंड ऑफ नवंबर या मिडिल दिसंबर तक खत्म हो जाएगा। इसी साल? इस साल, अभी मैं 2 महीने की बात करूं, अगले 2 महीने की बात। अभी जो बीच में था, हमने 6 हफ्ते जो एयरपोर्ट में रिस्ट्रिक्शन डाल रखा था, वो इसलिए डाल रखा था क्योंकि रनवे के ऊपर काम चल रहा था। वो लाइट रनवे के बीच में फिक्स हो रही हैं, तो उसको फिक्स करने के लिए हमें रनवे बंद करना पड़ रहा था, एंड वो अभी थोड़े दिन में वो भी शुरू हो जाएगा। तो अब साइड में काम चलेगा, वो सब एक साथ हो जाएगा, फिर उसका इलेक्ट्रिकल कनेक्शन देंगे और फिर टेस्टिंग करेंगे। तो ये सब एंड नवंबर मिडिल दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। सर, जैसे कि राफेल की राफेल की फर्स्ट स्क्वाड्रन जो में इंडिया में, तो उसमें सर जोधपुर में सबसे पहले नहीं, ये अभी हमें भी नहीं पता है। ये रेड क्वार्टर डिसाइड करती है कहाँ पे ये अभी डिप्लॉयमेंट होगा प्लान,
और ये डिप्लॉयमेंट प्लान अभी बन रहा है। पहली स्क्वाड्रन 2019 में आएगी, ठीक है, तो उसके हिसाब से ये बन रहा है। आप अगर हमें थोड़ा We are the Indian Air Force. People first, mission always. Ever since its inception in 1932, the Indian Air Force has taken every challenge as an opportunity. Every obstacle has been a chance to prove its mettle. The Indian Air Force first swung into action in October 1947. When a sudden and unprovoked assault was made upon the state of Jammu and Kashmir. The service rose to the occasion with matchless alacrity. The 1965 war with Pakistan was the next big challenge. At 1600 hours on the 1st of September, Air Marshal Arjun Singh, the then Chief of Air Staff, was asked by the Defence Minister as to how soon the Air Force could render support to the Army. He replied, within an hour. The word was kept as 4 vampires delivered their rockets on enemy pattern tanks. The RAF was ready to take on the opponent in the next round in 1971. The Indian Air Force's hour of glory. To recall, after the surrender by Lieutenant General A.K.K. Niazi and his 92,000 troops, when asked why he had surrendered when his army was still intact, he pointed at the pilot's wings on an Indian Air Force officer's uniform and said, because of this, you, the Indian Air Force. It is our duty to remember and honor the sacrifices of the air warriors who defended the nation under unfavorable conditions. It is the man behind the machine that matters the most. The heroic deeds of the gallant heroes of the RAF have left their footprint in the annals of history and is always remembered by our nation with a sense of gratitude. Wage war or peace, the Indian Air Force is committed to serve the nation. It could be a natural calamity or a humanitarian crisis. The service has trained itself to respond fast in the face of natural disasters, and we at the forefront of our national effort. Floods in Jammu and Kashmir during September 2014 saw the Indian Air Force participating in its biggest ever disaster relief operation. During this, a total of 73 aircraft, including 34 fixed-wing and 39 helicopters, were pressed into action. The operation lasted 11 days, featuring a total of 2,915 sorties by RAF aircraft, translating to airlift of 4,563 tons and evacuation of 53,159 passengers. In April 2015, more than 5,000 Indians and foreign nationals were evacuated from Yemen. Operation Red Wheel Nepal during April 2015 saw the Indian response start within 4 hours of the earthquake striking the Himalayan country. 15 helicopters and transport aircraft were utilized for rescue and relief operations. The Indian Air Force airlifted 1,350 tons of dirt, evacuated over 5,188 persons and 780 casualties, transported over 295 Indian disaster management personnel to the affected areas in an operation which lasted over 40 days. The Indian Air Force embraced the 21st century, enhancing the nation's aerospace power to arm itself for the warfare of the future. The fighter fleet has been modernized with the upgradation of air superiority MiG-29 fighter to the multi-role MiG-29 upgrade standard.
Su-30 MKI is a twin-jet multi-role air superiority all-weather ground-based fighter. It is a highly potent fighter jet and is the backbone of the Indian Air Force. Its high agility and ability to carry a wide variety of weapons gives it the capability to dominate the skies over Indian airspace and beyond. The IAF is upgrading Mirage 2008. This multi-role fighter has achieved enhanced operational life. A Mirage 2000 carried out a landing on the Yamuna Expressway to showcase its operational capability characterized by flexibility and speed of response. Jaguar fighters are one of the most important parts of this potent strike force. Jaguars are also being upgraded to include multi-mode radar, autopilot, and more powerful engines as part of the Darren 3 program. Akash, the indigenously developed supersonic surface-to-air missile, packs a punch in air defense. Astra is the air-to-air beyond visual range missile developed and validated by DRDO. The missile is undergoing flight trials. The light combat aircraft has been indigenously developed will soon enter operational service as the defender of Indian skies. There's more to missile technology. The 500 pounds penetration, high explosive thrust warhead is capable of engaging a wide variety of land-based targets, including coastal defense sites, surface-to-air missile sites. The service believes in constantly nurturing its air warriors. An Indian Air Force team has flown combat training missions along with Royal Air Force during the Indo-UK bilateral exercise Indian Punish 4 from the 21st to the 31st of July 2015 in the United Kingdom. Su-30 MKI, C-130J, Curve Master C-17 and Darrell Special Forces availed of the opportunity to learn through mutual exchanges of ideas on operational philosophy boost the operational support capability. C-17V5 helicopters, C-130J special operations, and C-17 Roadmaster heavy lift aircraft were inducted. The C-130J has made Indian defense stronger through its reach and special operations capabilities, besides being a workhorse for disaster relief and humanitarian aid operations. With the introduction of modern trailers like Hawk and Pilatus PC-7 Mark II, the service has enhanced its training capacity and is systematically building up its capability. AWACS aircraft are the eyes in the skies. The airborne warning and control radar system is integrated along with ground-based radars into a command and control system called the IACCS, taking the IAF forward towards achieving net-centric operations. The maintenance and technical staff plays a crucial role in service. The Air Force Orchestra provides melodies befitting every occasion. By the then Maharaja OLCT in 1931. By 12 aircraft flying off in docking. Subsequently, during World War II, this base was taken over by the British government and formed into a defense base. It was then an international airport also with Air France, Imperial Airways and KLM flights operating from this very base. As I covered, in the Second World War, this base was taken by the British government and an elementary flying school was also established at this base, which was then upgraded in 1950 to Air Force Flying College, which at present is the Air Force Academy, based at now Air Force Station Nolligarh in Hyderabad. We had a wide variety of aircraft assets at Station Jodhpur earlier. There are no indigenous Marut HF-24 aircraft being placed here. This station is one of the largest air bases in Southeast Asian region.
Total of 22 logic units available here. We have got 6 9 units and 3 Xyl units at this base. Total area of this base is approximately 3,000 acres, and with a large number of